नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ नेट सेट क्वालिफाइड आल्सो। एंड हम यहाँ पे जो नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसमें हम अगला लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट सेट पीएचडी, प्री पीएचडी या स्टेट सर्विस यूपीएससी, सारे एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कलेक्ट करके इसमें लाए हुए आपके लिए। टॉपिक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति आप जानते ही है कि उसमें राजा की उपलब्धियों का, उसके व्यक्तिगत उपलब्धियों का, उसके विजय गाथा का, उसके समय के उपाधियों का वर्णन मिलेगा। ये वर्तमान में ये जो पिल्लर है इसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभिलेख का एक विशेष वर्णन जो मिलता है हमको, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में अगर हम इसको देखें तो इस पे 3 वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। एक मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश और तीसरा मुगल वंश। मौर्य वंश के शासक अशोक, उनका एक इसमें अभिलेख है, कौशंबी अभिलेख के रूप में वो जाना जाता है। क्योंकि ये अभिलेख के बारे में ऐसा जानकारी है कि पहले ये कौशंबपुर में था, कौशंबी में, और वहां से बाद में मुगल काल में इलाहाबाद किले में लाया गया। हमको पता है कि इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर ने जब करवाया तब वो लाया गया। और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। रानी के अभिलेख के बारे में जानकारी मैं दे दूं कि इसमें चंद्रगुप्त के अशोक की पत्नी कौरवकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। और इसमें उनके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के फैमिली के बारे में हमको इतना अच्छे से जानकारी मिलता है। साथ ही इस अभिलेख में अशोक ने महामात्रों को एक संदेश दिया था, जो संघ के बारे में जो विभेद का प्रयास करेंगे उनके लिए उन्होंने चेतावनी दिया था कि संघ भेद कैसे रोकना है और उनके लिए क्या आगे व्यवस्था होगी जो इस कार्य को करते हैं। मुगल काल के बारे में जो स्रोत है, चूंकि हमारा बेसिक तो गुप्त काल का लेख पढ़ना है प्रयाग प्रशस्ति के रूप में, तो हम मुगल काल के बारे में पहले देख लेते हैं। वो अकबर के समय जहांगीर के द्वारा उसको लाया गया इलाहाबाद किले में, और उसमें जहांगीर और बिरबल का भी लेख अंकित है। और अकबर के समय ही कौशंबी से कहाँ लाया गया? इलाहाबाद किले में, जरा दूर नहीं दोनों का। प्रयाग प्रशस्ति, हम बेसिकली इसके विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे और हिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो एक दो चीज मैं पहले बता दूं, इस अभिलेख में क्या नहीं है। क्या हमको एग्जाम में क्या है, दोनों चीज हमको याद रखना पड़ता है, क्या है और क्या नहीं है। इसमें क्या नहीं है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, डेट नहीं है। जैसे जूनागढ़ अभिलेख में जो डेट है 72, यहाँ पे डेट नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते समुद्रगुप्त ने कब जारी किया। दूसरा, इस अभिलेख में उनकी सारी उपलब्धियों का वर्णन हमको मिल जाता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी रचना किया गया है हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के 3 पदों में था। इससे हम देखो, हम मौर्य काल में देखते हैं कि एक व्यक्ति एक ही पद पे कार्यरत रहता है, अभी डेट में भी, लेकिन उस समय ये एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था के कमजोरी को दिखाता है कि एक व्यक्ति 3 पदों पे कार्यरत है। कौन कौन से? गांधी विग्रह, कुमारामात्य
महादंड नायक। इस प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का कार्य किया ए ट्रॉयड ने 1834 में वो सामने लाए। और उसका बाद में जो हम हिस्ट्री में देखते हैं ना कि जो रिसर्च में काम करते हैं उसको पब्लिश करना पड़ता है, तो पब्लिकेशन किसमें किया? फ्लिट द्वारा। फ्लिट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। फ्लिट उनके द्वारा कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम के खंड 3 में इसको प्रकाशित कराया गया। इस अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी और भाषा है संस्कृत। 33 पंक्तियां इस लिपि में, और ये लिपि चंपू शैली में है। कुछ इसके पॉइंट्स लाइंस पद्य में है और कुछ गद्य में है। इस लिपि को लिखने का कार्य इन्होंने तो उनको कंटेंट को तैयार किया है, उत्कीर्णक है तिल भट्ट। उनके दिग्विजय का उद्देश्य दिया गया है पंक्ति में। उनके दिग्विजय का क्या उद्देश्य है? समुद्रगुप्त के इसमें अलग अलग विजय यात्रा का वर्णन मिलेगा, तो कुछ मैं बता दूं। एक आर्यवर्त को हराएंगे 2 बार, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा आर्टविक, और चौथा मिलेगा सीमावर्ती क्षेत्र, और 5वां विदेशी क्षेत्र। इतना बड़ा इनका विजय गाथा का वर्णन है। तो इनका उद्देश्य है धरणी बंध या धरण बंध, धरणी बंध ज्यादा सही है। धरणी बंध का उद्देश्य होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना या बांधना। हम बात करते हैं जब कुषाण काल की, तो कुषाण काल से उपाधि लेने की परंपरा शुरू हुई। महाराज, महाराजाधिराज, दैवपुत्र, सहानुशाही। तो गुप्त काल तक वो अपनी चरम अवस्था में आ गई थी। इस काल में हम देखेंगे पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि भी इस काल के दौरान प्रचलन में था। तो इसकी विजय यात्रा का वर्णन था धरणी बंध, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का। जब इन्होंने तो सत्ता प्राप्त किया, तो ऐसा बोलते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो इनके पिता थे, उन्होंने उनको सभा में बुलाया और सबके सामने कहा, हे आर्य, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही शासक बनो। और उसके बाद ये इन्होंने सबसे पहले जो पास में ही हम पहले हमला बोलेंगे ना, कोई भी शासक बनेंगे तो इन्होंने क्या किया? आर्यावर्त। आर्यावर्त क्या है वो हमको मिलता है मनुस्मृति में। क्या है? पूर्वी समुद्र से लेके पश्चिमी समुद्र, और यानी कि अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी और विंध्याचल तथा हिमालय के बीच का भाग को कहा गया है मनुस्मृति में आर्यावर्त। तो इस क्षेत्र में उन्होंने हमला किया, और वो 13वीं 14वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। और ये इनकी प्रथम अभियान है। हमको क्रम भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले आर्यावर्त, 3 शक्तियों को पराजित किया। 3 शक्ति बहुत इजी है, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। अच्युत जो इस क्षेत्र के नागवंशी शासक थे, नागसेन पद्मावती ग्वालियर के नागवंशी शासक थे, और कोत वंश का शासक था कोतकुलज। इसी में एक ग वर्ड भी मिलता है इसी पास में, जिसका संभवतः अर्थ होगा गणपति नाग। जब आर्यावर्त का द्वितीय विजय जब एक करेंगे तो हमको गणपति नाग का भी वर्णन मिलेगा। बैक कीजिएगा, आप देखेंगे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध भी होगा दक्षिणापथ में, तब इन 2 शासकों का नाम हमको फिर से मिलेगा। तो इनको पराजित किए सर। अब उसके बाद देखते हैं कि दक्षिणापथ उनका जो जिसके लिए हम उनको जानते हैं, और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। वैसे अगर देखा जाए तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहना चाहिए, क्योंकि ये उनसे पहले थे। नेपोलियन तो बाद में हुआ 1400 के। तो इस प्रकार से ये जो है, फिर भी जो भी है, एक उपाधि के रूप में हम याद करें कि इनको कहा गया भारत का नेपोलियन। दक्षिणापथ क्या है? दक्षिणापथ क्या है? विंध्य से लेकर दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया है
उसको हम दक्षिणापथ के रूप में जानते हैं। और इस अभिलेख के 19वीं और 20वीं पंक्ति में 12 राज्यों और राजाओं का नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें राजा का भी नाम दिया है और राज्य का भी नाम दिया है। बाकी जो उन्होंने जो विजय किया है तो उन्होंने बाकी का राजा का बस नाम दे दिए है, लेकिन दक्षिणापथ के बारे में ये विशेष है। ऐसे नेट सेट स्टेनोग्राफर के लिए हमको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यही हमको हमारा अप्रोच को दिखाएगा और यही हमको औरों से आगे ले जाएगा। तो बिल्कुल हम सीरीज में आपको न सिर्फ लेक्चर डिलीवर करेंगे बल्कि हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, आपको कंपेयर करना सिखाएंगे, आपको हिस्ट्री सहजता से याद कैसे करें वो सिखाएंगे। और बिल्कुल हमारा प्रयास होगा कि आप बहुत ही बिना तनाव के एकदम सही क्वेश्चन सॉल्व करके आए। इस नीति का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इस नीति को बोला जाता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण करो यानी कि हराओ, फिर छोड़ दो मोक्ष, और अनुग्रह, और उनसे हम कर के रूप में एक टैक्स या कुछ गिफ्ट के रूप में धन प्राप्त करते हैं। और राय चौधरी ने इसको धर्म विजय कहा है, जैसे रामायण काल में मिलता है। नेक्स्ट कीजिएगा, दक्षिणापथ का युद्ध। पहले मैं दक्षिणापथ दिखा दूं। दक्षिणापथ ये हमने एग्जैक्ट दक्षिणापथ का मैप नहीं है, हमने एक इमेजिनेशन के लिए आपको याद कराने के लिए ये आपके लिए बना है। क्योंकि समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और वो उन्होंने इस साइड से शुरू किया, लेकिन कहीं कहीं पे अगर हम ऐसे जोड़ें तो मिसमैच होता है। तो फिर भी हम ये बात करते हैं कि वो उन्होंने ये पूर्वी क्षेत्र से शुरू किया और पश्चिम की ओर से वापस आया। सर बैक कीजिए। तो दक्षिणापथ का क्रम, मैं जब नेट के एग्जाम दिया था तो क्रम पूछा था, तो क्रम हमको याद रखना है कि पहले कौन आया, तो हमने बिल्कुल क्रम से दिया है। आप लोग टेंशन ना ले कि 12 को कैसे याद करें। तो पहले जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हम जब बड़ा स्कोर चेस करते हैं तो हम उसको ओवर में थोड़ा छोटा छोटा टारगेट बना लें, तो हम भी इसको तोड़ के याद करेंगे। तो 12 को पहले हम 6 भागों में बांटेंगे और 6 के बाद मैं सलाह दूंगा 2-2 में हम याद करें। तो कैसे, ये जो दोनों थे कौशल और महाकांतर, ये जो दो है, एक कौशल दूसरा महाकांतर, दोनों छत्तीसगढ़ का एरिया है। एक मिडिल छत्तीसगढ़, एक साउथ छत्तीसगढ़। तो दो हो गए कौशल और महाकांतर। दूसरा कौराल और पृष्ठपुर, कौराल और पृष्ठपुर 4 हो गए। उसके बाद कोट्टूर और एरंडपाल, कोट्टूर और एरंडपाल। तो हमने याद किया कौशल महाकांतर, उसके बाद कौरल पृष्ठपुर और कोट्टूर और एरंडपाल। ठीक है, इधर देख लेते हैं कांची अमुक्त वेंगी पालक देवराष्ट्र कुशस्थलपुर। कांची अमुक्त वेंगी पालक देवराष्ट्र कुशस्थलपुर। ऐसा हम 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर पाएंगे। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौशल महाकांतर, कोरल, कोरल के बाद पृष्ठपुर, कोट्टूर, कोट्टूर के बाद एरंडपाल, फिर कांची अमुक्त वेंगी पालक देवराष्ट्र और कुशस्थलपुर। शासकों का भी नाम मैच करने के लिए पूछा जाता है, तो हम उसको कैसे याद करेंगे। मैंने ऐसे याद किया था, कौशल का महेंद्र, कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कौरल का मंटराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्ता, एरंडपाल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुशस्थलपुर का धनंजय। तो कुछ कोड और बना सकते हैं। एक तो याद रख लीजिए, सबसे पहले तोड़े तो कौशल का महेंद्र याद रख लिए, एरंडपाल का दमन 1 और 6, कौशल का महेंद्र, एरंडपाल का दमन। उसके बाद कांची का विष्णुगोप और कुशस्थलपुर का धनंजय। ऐसे आप एक एक दिन में आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से इनका क्रम और नाम दोनों हमको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
कांची इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंशी शासक था, तो ये पूछते हैं कि कांची के शासक किनको हराया, विष्णुगुप्त को। और ये शालंकायन वंशी जो शासक है हस्तिवर्मा, ये भी हमको ध्यान रखना है, ये किस वंश के शासक थे। नेक्स्ट, इस दक्षिणापथ का उसका अभियान क्या जो है, तो निश्चित रूप से हम भारत के इतिहास में बहुत बार देखते हैं कि चाहे गुप्त काल देखेंगे, अभी देख रहे हैं, उसके पहले बाद में हम देखते हैं कि मुगल काल, सल्तनत काल, सारे दौर में सारे लोग दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं। कारण है उनकी संपन्नता। प्राचीन इतिहासकारों ने भी वर्णन किया है, मार्को पोलो ने भी वर्णन किया है कि वो दक्षिण भारत का समृद्ध क्षेत्र रहा है। तो उस समृद्धि यानी कि धन के लिए ही वो उनका उद्देश्य था, और उन्होंने वहां पे उपहार प्राप्त किया या लूटा। और एक चीज हमको ध्यान रखना है कि उन्होंने वाकाटकों से लड़ाई नहीं किया। वाकाटक ये एरिया था लगभग, तो वाकाटकों से तो प्रत्यक्ष नहीं भिड़े, लेकिन जिनके अंडर वाकाटक के छोटे सामंतों को जरूर इन्होंने हराया होगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि वाकाटकों से इन्होंने युद्ध नहीं किया, यानी कि वो अपना सुरक्षित मार्ग से ही वापस चले गए। नेक्स्ट कीजिएगा। अब उसके बाद जैसे ही वो समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ में जाए रहते हैं, तो दक्षिणापथ में वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बाहर रहते हैं। इस अवस्था में, इस स्थिति में आर्यावर्त के जो शासक थे, वो जो पहले 3 लोग को हम लोग याद किया था, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। तो अच्युत और नागसेन फिर से वो लोग सक्रिय हो जाते हैं, और पहले में जो ग आया था, अब यहाँ पे मिलता है गणपति नाग। तीनों फिर से अपना कार्य शुरू करते हैं, फिर से स्वाधीनता की घोषणा कर देते हैं। अब समुद्रगुप्त को आता है एक प्रकार से मान के लिए क्रोध में, उन्होंने एक नया नीति चलाएगा, प्रसबोधरण, यानी कि इन शासकों का पूर्णतया उन्मूलन। पहले बार में तो उन्मूलन का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिणापथ में नीति है प्रसबोधरण, अब दक्षिणापथ में नीति है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, आर्यावर्त में उनकी नीति है प्रसबोधरण, यानी कि दोनों नीति बिल्कुल कंट्राडिक्ट, अलग अलग। तो हम ये समझ जाते हैं ऐसी चीजों से कि समुद्रगुप्त कूटनीति में पारंगत थे, उनको पता है किसके साथ किस प्रकार की नीति का व्यवहार करना है। अभी उनका और नीति आएगा, कुछ लोगों को सेवक बना लेंगे, कुछ से वो उपहार प्राप्त करेंगे, और कुछ से वो दूर रहेंगे। तो इस अभियान में पहले में 3 आर्यावर्त के शासक थे, अब मिलेंगे आपको 9। अब उसमें से पहले वाले 2 है नागसेन, अच्युत। तो आप ये नाम एक बार देख लीजिएगा, रुद्र, मत्तिल, नाग, चंद्र, गणपति नाग। अब नाग, गणपति नाग, नागसेन, नाग से 3 नाम मिल गया, नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन। और अब देखेंगे फिर अच्युत तो पहले भी था, नंदी, बलवर्मा, रुद्र और मत्तिल। तो याद कर सकते, एक दो बार प्रैक्टिस करें तो। नेक्स्ट कीजिएगा। अब अगला आट्विक। अब आट्विक कौन है? आट्विक से हम ये संकेत लगाते हैं कि उसके पास के ही क्षेत्र के लोग थे, एक प्रकार से वन्य क्षेत्र वाले। और अभी फ्लिट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इनका निवास स्थान था। तो इन्होंने इनको हराया और उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि अपना परिचायक बना लिया, सेवक बना लिया। तो इस नीति को बोलते हैं परिचारकीकृत सर्वाटिक राजस्य। तो इनको हरा के अपना सेवक बना लिया। 3 नीति देख लिए, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, प्रसबोधरण और परिचारकीकृत। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि सीमावर्ती राज्य जो उनके साम्राज्य के किस एरिया में था। 22वीं पंक्ति में उल्लेख है पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमा। पूर्वी मीन्स बंगाल साइड, उत्तर पूर्वी मीन्स जालंधर क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, और ये पश्चिमी सीमा यानी कि वो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र। तो उसके लिए इन्होंने नीति चलाया सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन, यानी कि उनसे कर लेंगे, दान लेंगे, और वो बीच में आपको प्रणाम करने आएंगे। इस प्रकार से उनको
हराने के बाद उनसे एक प्रकार से उनको ज़्यादा उनका उन्मूलन नहीं किया आर्यवर्त के जैसे। तो ये 5 एरिया है, तो याद रखिएगा ये समतट, डवाक, कामरूप, कीर्तिपुर और नेपाल, इसको याद रखना चाहिए। बहुत 5 है, बहुत इजीली कर सकते हैं। समतट, डवाक, कामरूप, कीर्तिपुर और नेपाल। अब ये चीज ध्यान देखिएगा, ये जो समतट और डवाक दोनों असम पूर्वी बंगाल क्षेत्र है, और यहाँ पे ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह था पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अभी की डेट में, वो यहाँ से उनका विदेश संबंध के लिए भी एक हमको एक लिंक देता है कि वो वहाँ से श्रीलंका जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं, पूर्वी एशिया जा सकते हैं। तो इस वजह से समुद्रगुप्त की उपलब्ध उसके राज्य विस्तार में और वृद्धि होती है। तो ये सीमावर्ती राज्य को याद रखिएगा। उत्तर और पूर्वी सीमा में 5 राजतंत्र थे, राजतंत्र, समतट, डवाक, कामरूप, कीर्तिपुर और नेपाल। अब हम देखते हैं कि 9 गणराज्य थे। जब मैंने अपना परीक्षा दिया था सहायक प्राध्यापक का 2019 में, जिसमें मेरा प्रथम स्थान रहा है, तो उस समय यह क्वेश्चन आया था गुप्त काल में कौन कौन से गणराज्य थे। हम देखते हैं बौद्ध काल में गणराज्य थे, जूनागढ़ अभिलेख में यौधेय का उल्लेख मिलता है, इस समय भी 9 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। तो हमको याद रखना चाहिए मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। अगर हम नाम देख ले तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ये एक खूबसूरती है कि हम इलिमिनेट कर सकते हैं। आपको लिखना तो नहीं है, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे प्रार्जुन, आभीर और सनकानिक, काक, मद्रक, यौधेय, मालव, अर्जुनायन, तो आप जरूर उसमें क्वेश्चन को आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो मालव था मंदसौर क्षेत्र में, अर्जुनायन आगरा जयपुर क्षेत्र के बीच में, यौधेय सतलज नदी के किनारे ईस्टर्न पंजाब में, मद्रक रावी चिनाव के दोआब में, आभीर ये है सिंधु घाटी के दक्षिण और राजपूताना के पश्चिम एरिया में, प्रार्जुन एमपी। अब देखिए प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक, ये एमपी के 4 हो गए, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। वैसे ये एमपी है माला वाला। उसके बाद ये देख सकते हैं अर्जुनायन, यौधेय तो हम जान गए कि वो अलग योद्धा, जिसको पाणिनि के अष्टाध्याय में उनको आयुध जीवी संघ कहा गया है। मद्रक, आभीर तो हम आराम से इसको डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। तो इसमें देखते हैं कि विदेशी शक्तियों का भी वर्णन मिलता है। अभी उन्होंने दक्षिण को हराया, पास के आर्यवर्त को हराया, आठवीं को हराया। अपने साम्राज्य के सीमावर्ती को हराने के बाद उन्होंने अपने वर्चस्वता सिद्ध करने के लिए विदेशी शक्तियों का भी उन्होंने दमन करने का प्रयास किया। इसका उल्लेख मिलता है 23वीं और 24वीं पंक्ति में। और इसमें कौन कौन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके लिए नीति जो चलाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने नीति चलाया आत्मनिवेदन। वो विदेशी जाति वाले उनसे आत्मनिवेदन करते हैं। कन्योपायदान, अपनी कन्या का वो दान यानी कि समुद्रगुप्त से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गरुत मंदक स्विषय भुक्ति, शासनार याचना द्युपाय सेवा। और गरुड़ जो कि हम जानते हैं कि मौर्य काल का राज चिन्ह था, और एक प्रकार से कहते हैं कि गरुड़ को राज चिन्ह इसलिए रखा क्योंकि लोग विष्णु को मानते थे और विष्णु की सवारी गरुड़। और दूसरा नागों का देखें, नागसेन, अच्युत नाग, नागदत्त, तो वो जो आर्यवर्त के नागों को हराया, और ये इनका राज मुद्रा ही था गरुड़, और गरुड़ नाग भक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से नागों के शत्रु गरुड़, तो गरुड़ की उपाधि वाले, गरुड़ के सील वाले ये लोग अनुमति चाहते थे। क्यों? शासन करने के लिए। गरुत मंदक स्विषय भुक्ति, हम देखते हैं मौर्य काल में 2 प्रशासनिक वर्ड यहाँ पे मिला है, विषय और भुक्ति। विषय मीन्स लाइक जिला के रूप में, और भुक्ति लाइक प्रांत।
प्रशासन में और डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे के क्लासेस में कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था में विषय भुक्ति के अलावा और क्या क्या थे। तो इस लाइन से हमको उसके साम्राज्य का एक विभाजन या उसका जो व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें विदेशी शक्तियों में इन्होंने किनको किनको हराया, तो उसमें एक थे देवपुत्र जो कुषाण वंशी शासक उपाधि लेते थे, शाहिशाह नुशाही ये भी उनका उपाधि था। तो कुषाण वंशी शासक अभी भी थे, जो कुषाण जो 78 ईसा पूर्व में जो शुरू किए थे वो उनके उत्तराधिकारी अभी भी थे, उनको इन्होंने हराया और इस समय पश्चिमी पंजाब में थे। तो देवपुत्र शाहानुशाही ये तो बिल्कुल याद रखना ही है। अगला है शकों को भी हराया, मालवा गुजरात मालवा क्षेत्र में शक थे, उनको भी इन्होंने हराया। तो कुषाण शक और एक मिलेंगे हमको, और हाँ समुद्रगुप्त के समकालीन शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, और शकों के बाद हराया मुरुंड को जो कन्नौज के आसपास इनका शासन का जानकारी मिलता है। और उसके बाद सिंहल यानी कि लंका द्वीप, और उस समय मेघवर्ण शासक के साथ उसका पत्राचार भी हुआ था जो उसके समकालीन थे। तो कौन कौन से विदेशी शक्ति थे इसमें हमने देखा 5, एक देवपुत्र शाहानुशाही, शक, मुरुंड, सिंहल। ठीक, अब इसके बाद एक हमको जानकारी मिलती है, सब बैक कर, एक इसमें मिलता है सिंहल के बाद सर्वद्वीपवासी भी, मतलब उसके बाद सिंहल के बाद अन्य द्वीप को भी जीता। तो हमने देखा कि जब वो ताम्रलिप्ति को जीत गए, असम द्वाक को जीत गए, उसके बाद वो दूसरे द्वीपों की ओर आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पे क्लियर देख लिया कि श्रीलंका को जीत लिया। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना उसका उद्देश्य ही था धरणी बन। तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, जानकारी भी मिलती है कि गुप्त वंश के शासकों का प्रभाव पूर्वी एशिया के द्वीपों में भी था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक उनका विस्तार था। और इनका राजधानी था पाटलिपुत्र। और इस अश्वमेध, चूंकि इस अभिलेख में उसका अंकन नहीं है, लेकिन हमको कुछ प्रमाण मिलते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। वो क्या क्या है? पहला, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। दूसरा, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए अश्वमेध प्रकार के। तीसरा, प्रभावती गुप्त जो एक वाकटक रानी हो चुकी थी, उसके पूर्ण ताम्रपत्र से एक जानकारी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अश्वमेध का उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो अब चूंकि सिक्का है तो मैं थोड़ा आपको और इंसाइट दे दूं हिस्ट्री पढ़ने का, कि समुद्रगुप्त के दौरान 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कितने प्रकार के? 6। उसमें से मैंने ऐसे याद किया था, तो 3 प्रकार के जो सिक्के थे वो सोने के, वो जीव जंतुओं से संबंधित थे। एक थे गरुड़ प्रकार के, गरुड़। दूसरा अश्वमेध प्रकार के। तीसरा मिलेगा व्याघ्र हनन, व्याघ्र। तो 3 प्रकार के सोने का सिक्का आपको मैंने याद कराया, गरुड़ प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के और अश्वमेध। उसके बाद एक मिला है वीणा वादन प्रकार के, 4 प्रकार के सिक्के हो गए। उसके बाद 2 शस्त्र वाले मिलते हैं, एक आपको मिलेगा धनुर्धारी प्रकार का और एक मिलेंगे परशुधारी सिक्के। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के सिक्के चलाते हैं समुद्रगुप्त ने। तो आप ये मत सोचिए कि 6 प्रकार के सिक्कों को हम कैसे याद करें, 12 राज्य को कैसे याद करें, या 5 सीमावर उसके जो विदेशी शक्ति को कैसे याद करें। आप जब पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, कुछ उसमें अपना इनपुट देंगे, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जब हम एक चीज़ को याद कर लेते हैं तो दूसरा इजीली याद होगा और सब इंटरकनेक्टेड होगा। जब हम धागा किसी चीज़ का खोलते हैं, एक खुलता है तो सब खुलते हैं ना, तो वैसे आपको बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, हिस्ट्री आपके लिए हम आसान करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो इसमें कुछ पद नाम का भी उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, कि
कौन कौन से पद नाम आते हैं? हमने पहले भी बोला था कि जो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है हरिसेन, उसके 3 पद थे। संधि विग्राहक यानी कि विदेश विभाग का मंत्री, संधि और युद्ध का मंत्री। दूसरा कुमारामात्य, उच्च श्रेणी के अधिकारी थे लाइक IAS अभी के डेट में। और महादंड नायक, वो सेना का उच्च अधिकारी था और फौजदारी मामले का न्यायाधीश था। इन तीनों पदों पे थे कौन? हरिसेन। और एक और पद का नाम मिलता है खादट पाकिक, राजकीय भोजनालय का प्रमुख था। वो उस समय थे ध्रुवती, जो कि हरिसेन के पिता थे। यानी कि जहां हम देखते हैं कि मौर्य काल में उपधा परीक्षण होता था अधिकारियों के भर्ती के पहले, इस समय वंशानुगत हमको जानकारी मिलने लगेगी। मौर्य काल में सब अलग अलग पद धारण करते थे। गुप्त काल में हम देखते हैं कि एक आदमी के पास 3 पद मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रशासनिक चीज़ों को अभी कंपेयर करते चले, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमको आगे के अन्य प्रशासन में, हर्षवर्धन या मुगल या गुप्त काल में भी वो कंपेयर करके याद करने में बहुत हमको हेल्पफुल रहेगा। इस अभिलेख में कुछ और जानकारी मिलती है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। गंगा अवतरण का उल्लेख है और कुछ शस्त्रों का उल्लेख है जिनके यूज करने में समुद्रगुप्त पारंगत थे, इतने बड़े विजेता है। परशु, शर, शंकु, प्रास, असी, तोमर, भिंदीपाल, नाराज, वैतस्तिक, उनको गंधर्व विद्या में प्रवीण बताया गया है। और एक इनके लिए वर्ड होता है कुबेर वरुणेन्द्र अंतक समा, यानी कि कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर, और अंतक मीन्स यमराज के समान दंड देने में वो भी पीछे नहीं रहते थे। तो मैंने ऐसे याद किया था कुबेर वरुणेन्द्र अंतक। तो गंधर्व विद्या हमको पता है कि वो वीणा वादन प्रकार के, तो वीणा बजाने में वो प्रवीण थे। उपाधि उनकी उपाधि धर्म प्राचीर बंध, धर्म की प्राचीर यानी कि धर्म के रक्षक। धरणी बंध तो हमने बात कर लिया। पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, पृथ्वी के विजेता। कविराज भी उनको कहा गया है। वामन का एक किताब है काव्यालंकार, उसमें इनको कविराज कहा गया है। और एक किताब की भी जानकारी मिलती है, एक किताब है कृष्णचरित का लेखक भी इनको कहा गया है समुद्रगुप्त को। इसके अलावा परम भट्टारक, सर्वराजोच्छेत्ता, सभी राजाओं को उन्मूलन करने वाला। और लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र का मैं बता दूं कि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी, कुमार देवी, और इनके पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार इनको लिच्छवी दौहित्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने समुद्रगुप्त के सारे विजय यात्रा, उनकी उपलब्धियों, उनकी नीतियों का हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त किया। और जब आप समुद्रगुप्त का पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके काल, इनकी उपाधि, इनके सिक्के से जब कंपेयर करेंगे तो एक लेक्चर से मैं ये समझता हूँ कि आप 5 शासकों के बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी मिल ही जाएगा, क्योंकि इनकी उपाधि वहाँ भी काम आएगा। जैसे मैंने 6 सिक्के सोने का बताया, वहाँ भी आएगा। तो आप ऐसे एक डेवलप कीजिए पढ़ने के लिए, फिर हिस्ट्री बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगी। और आप जो भी आपका एग्ज़ाम, जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो या सेट हो या फर्स्ट ग्रेड का हो, UPSC का हो, या छत्तीसगढ़ के PSC या व्यापम की परीक्षा हो, ये लेक्चर हमको पढ़ना सिखाता है। एक इजी वे में, सहजता से, बिना तनाव के आप कैसे याद करें, वो मेरा प्रयास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।